जी, Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Hope dear students, you all are fine. Today's lecture is related with the basic concepts of electronics. Electronics का चैप्टर जो है वो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 17 बनता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. और इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या होती हैं और उसके ओरिजिन क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है, उसके लिए आई थॉट कि एक लेक्चर आपके साथ शेयर किया जाए. सो आई एम शेयरिंग दिस लेक्चर नाउ. और इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का बेसिक जो मकसद था वो ये था कि आज आयला और अरीशा क्योंकि जा रहे हैं अपने कंपटीशन के लिए पेशावर, तो उनके जो बेसिक्स हैं वो भी इन्हांस हो जाएं और बच्चे जो हैं वो फुल तैयारी के साथ और फुल नॉलेज के साथ, फुल डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ जाकर कंप्लीट कर सकें मुकाबले में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम प्रोसीड करते हैं फर्दर. ठीक है, मैं पहले ये चेक कर लूँ कि मैं वाइट बोर्ड ही शेयर कर रही हूँ. यस, मैं वाइट बोर्ड ही शेयर कर रही हूँ. सो सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हमने उन तमाम गैजेट्स को डील करना होता है जो कि हमारी ज़िंदगी के इर्द गिर्द फैले हुए हैं. और ज़िंदगी के अंदर अब आपको पता है कि हमारे गैजेट्स जो हैं वो हमारी एक बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हम उसके ऊपर हो गए हैं. हमारे मोबाइल से लेकर लैपटॉप से लेकर कैमरा से लेकर अलार्म से लेकर एक एक चीज़ में आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी अहमियत को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिकली क्या मतलब है कि इसको अगर आप तोड़ के देखें तो ये इलेक्ट्रॉन है और एक्स का मतलब आप कह सकते हैं डायनामिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड डायनामिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मोशन के अंदर. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वो तमाम चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उनके मूवमेंट से आपके फ़ायदा उठाते हैं. ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांच है वो एक खास किस्म के मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट है और मटेरियल्स का नाम क्या है, सेमीकंडक्टर. ठीक है, क्योंकि ये बच्चे काफ़ी दिनों से लैब में हैं, जो प्रोजेक्ट वाले बच्चे हैं, इसलिए उनको भी इस बात का आइडिया नहीं होगा. लेकिन कल की क्लास के लेक्चर में मैंने आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया क्लास के अंदर. ठीक है, तो ये मैं बार सम अप करने की कोशिश करती हूँ कि वो बच्चे जो लैब में जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए और जो बच्चे क्लास में मौजूद हैं उनको हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकें. तो सेमीकंडक्टर्स बेसिकली वो मटेरियल्स होते हैं जो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में होते हैं. ठीक है ना, लाइक दिस. कंडक्टर्स आपके वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी वाकई बहुत अच्छी होती है, यानी कि आपकी जो मेटल्स वगैरह हैं. ठीक है, और इनमें तो हमें कुछ मेरा ख्याल है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं. क्यों अवेलेबल होते हैं? बिकॉज ये नॉर्मली वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पहले या दूसरे ग्रुप्स के अंदर, सॉरी दूसरे शेल्स के अंदर, आखिरी आखिरी शेल्स के अंदर एक या दो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिनसे जान छुड़ाना चाहते हैं और ये हमेशा विलिंगली होते हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके देंगे. ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास जनाब इंसुलेटर्स. तो इंसुलेटर्स के बारे में तो हम बिल्कुल ही हाथ खींच लेंगे बिकॉज इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल आपका पेपर आ गया, आपका वुड आ गया, कॉटन प्लास्टिक वगैरह, ये तमाम चीज़ें मैं सब नहीं लिख रही, आपकी पेपर कॉटन प्लास्टिक वुड, जिनमें आपको ये यकीन है कि आप किसी भी तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, वो इंसुलेटर्स हैं. अब रहेगी सेमीकंडक्टर्स. मैंने आपसे ये कहा था कि सेमीकंडक्टर्स अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल को देखें तो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये जो चौथा ग्रुप बनता है आपका, और ये चौथा ग्रुप आपको पता है कि बिल्कुल मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर आता है. पीरियोडिक टेबल के टोटल 8 ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं. ये वाला जो होगा साइड वाला, इसके साथ आपको पता है कि डेफिनेटली थर्ड वाला ग्रुप होगा. ठीक है, ये वाला. और फोर्थ वाला ग्रुप जो है वो बिल्कुल दरमियान में पीरियोडिक टेबल के लाया करते हैं. तो इस वजह से भी इस ग्रुप को बड़ी अहमियत हासिल है क्योंकि फोर्थ ग्रुप के अंदर होने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ऐसी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा जो कि इस तरफ अगर आप देखें तो सारी मेटल्स होती हैं, इस तरफ अगर आप देखें तो तमाम आपकी नोबल गैसेस की तरफ हम चलते जाते हैं. यानी कि अगर आप अपनी स्क्रीन के और इस तरफ जा रहे हो, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ, तो आप लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, पांचवा छठा सातवां आठवां. अगर आप थर्ड सेकंड फर्स्ट की तरफ जाएं तो आप मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स की तरफ जा रहे होते हैं. ठीक है, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में कम होते हैं. अब रहेगी बात चौथे वाले की. तो चौथे वाले में हमारे पास क्या आता है, सिलिकॉन. ठीक है, सबसे पहले कार्बन आता है. मैं आई नो दैट कि मैं ऑर्डर को जो है वो खराब कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे फिलहाल से मकसद आपको समझाना है. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नीचे डेफिनेटली और भी होंगे. तो ये आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीन आपके पास पॉपुलर एलिमेंट्स हैं सेमीकंडक्टर्स की सीरीज में. अब बाय कि हम इसको इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के पास, एक तो ये बिल्कुल मिड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में लाया करते हैं, पहली बात. दूसरी बात ये है कि जब ये चौथे ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो इट मीन्स कि इनके आखिरी मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है ना, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या है कि लेट सपोज कि अगर मैं सिलिकॉन की क्रिस्टल लेती हूँ तो उसका क्या मतलब है कि सिलिकॉन के अंदर लेट सपोज ये आपका सिलिकॉन है. अब देखिए सिलिकॉन का जो पीरियोडिक आई थिंक बनता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो बनता है, आई गेस, ठहरिए मैं इसको कंफर्म भी कर लेती हूँ पापा. ठीक है, हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए तो मैं इसको कंफर्म भी कर लेती हूँ.
आई थिंक 714 बनता है, नहीं अब 1428 बनता है। इट रियली स्किप माई माइंड, चले मैं इसको एक दफ़ा देख लेती हूँ, ठीक है। जी बेटा, जिसको मैं कंफ्यूजन को हमने क्लियर कर दिया। सिक्स सिलिकॉन का जो है ये हमारे पास बनता है 14 and 28, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसकी इस वाली चीज़ को देखें जो इसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर मास नंबर तो भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो एटॉमिक नंबर को अगर हम देखें तो हमारे पास ये बनता है तकरीबन, आई गेस ये आपके जो पहला वाला ऑर्बिट है उसमें 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स चले गए, दूसरे वाले में आपके पास 8 चले गए, जो लास्ट वाला है उसमें बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बचते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम के अंदर जो है वो ये बनता है 32, राइट। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख सकते हैं और ऊपर आई थिंक 72 आता है, ठीक है। तो अगर आप 32 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करें इनके ऑर्बिट्स और शेल्स के अंदर रूल लगाकर, तो आप देखेंगे कि इसके भी आखिर में जो है वो 4 ही बचेगा, ठीक है। इतना टाइम नहीं है इसलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। कहने का मेरा मकसद ये है कि कार्बन हो, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, उनके आखिरी आखिरी शेल्स में, वैलेंस शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला जो पार्टिकल है या मटेरियल है आपका, वो बेसिकली इस तरह से बिहेव करते हैं कि ना तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर बनता है, ना वो बहुत अच्छा इंसुलेटर बनता है, बल्कि उनके दरमियान में एग्जिस्ट करता है। एनर्जी बैंड थ्योरी में भी आपको ने यही पढ़ा था कि इनके जो एनर्जी बैंड है उनमें जो कंडक्शन बैंड है, ठीक है, ऊपर वाला, और जो वेलेंस बैंड है नीचे वाला, वेलेंस बैंड को अगर मैं वी बी से रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, और कंडक्शन बैंड को अगर मैं सी डी से रिप्रेजेंट करूँ, तो आपको मैंने बताया था कि इनके दरमियान में ये जो है हमारे पास गैप, वो कुछ हद तक आप क्या कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता। इतना होता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर आपके जो वैलेंस शेल के या वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि यहाँ पर कैद होते हैं इस जगह के ऊपर, वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, ठीक है। वो अपने पीछे फिर क्या छोड़ जाते हैं, होल छोड़ जाते हैं, ठीक है। पर एनीवेज एनर्जी बैंड की जो डायग्राम है वो तो आपने अपने चैप्टर नंबर 16 में उससे रिलेटेड पढ़ी, लेकिन अभी जो मैं आपको बात बता रही हूँ उसका ये मतलब है कि फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको रेस करते हैं और देखते हैं, अपनी जगह बनाते हैं और देखते हैं कि हम आगे जो है वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप अगर मैं यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर की क्रिस्टल आपके सामने लूँ तो आप उसको थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा होगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर की क्रिस्टल के अंदर बेसिकली आपको क्या नजर आ रहा होगा कि आपका ये जो वो है। जी, अगर मैं यहाँ पे एक सिलिकॉन की क्रिस्टल आपके सामने लेट सपोज ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, अपने ये जो सेमीकंडक्टर है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि सिलिकॉन का ये कोर मटेरियल है। अब एक बात याद रखिएगा कि इसके 3 शेल्स हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, आखिरी शेल, तीसरा वाला। मेरा जो फोकस है वो सिर्फ आखिरी शेल के ऊपर होगा और मैं उसी को ड्रॉ कर दूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे वाले शेल्स आपने निकाल दिए हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। मतलब आखिरी शेल से, क्योंकि हमारा बेसिक पाला पड़ता है और आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के साथ बेसिकली हम डीलिंग कर रहे होते हैं, बिकॉज वो एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री तो नहीं कहना चाहिए सेमीकंडक्टर के केस में, लेकिन वो एक तरह से आपको फुल अपनी इन्वॉल्वमेंट देते हैं, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो ये जो पहला वाला आपके पास कोर मटेरियल है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, इसके बाद यहाँ पे डेफिनेटली एक पहला शेल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद दूसरा शेल होगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फिर ये तीसरा शेल होगा सिलिकॉन के केस में जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आप जर्मेनियम के केस में देखेंगे तो इसका आखिरी शेल जो है वो चार चौथा बनता है, तीसरा नहीं बनता, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन के केस में आखिरी शेल तीसरा बनता है। रिमेंबर दैट, मैं शेल्स की बात कर रही हूँ, मैं ग्रुप्स की बात नहीं कर रही। ग्रुप्स का मतलब यही होगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो भी आखिरी आखिरी शेल बनेगा, चाहे वो तीसरा हो या चौथा हो, उनके अंदर 4 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। ये बात इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। लेकिन क्योंकि साइज बड़ा है तो डेफिनेटली पीरियड्स के अकॉर्डिंगली जर्मेनियम का जो आखिरी शेल है वो चौथा बनेगा और सिलिकॉन का जो आखिरी शेल है वो तीसरा बनेगा, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि सिलिकॉन के पहले और दूसरे शेल को हम स्किप कर देते हैं और उसकी हम बात नहीं करते, हम सिर्फ इसका आखिरी शेल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इस आखिरी शेल के अंदर आप सबको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद ये तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड फिर ये चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर सिर्फ एक सिलिकॉन का एटम नहीं होता, बल्कि बहुत सारे सिलिकॉन के एटम होंगे अगर हम प्योर क्रिस्टल की बात करें। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं एक और इसका नेबर बनाती हूँ
सिमिलरली मैं इसका यहाँ पे एक और नेबर बनाती हूँ सिलिकॉन का, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस जैसे हमसाई ही हैं, और सबके सब डेफिनेटली सेम बिहेव करेंगे बिकॉज सेम प्योर क्रिस्टल है आपकी। तो एक हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे हम, और एक हम बना लेते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये आपके पास इसके नेबरिंग एटम्स मैंने पूरे कर दिए, ठीक है। अब याद रखिएगा कि इन सब के अंदर चार चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास एक, दो, तीन, चार, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वन, टू, थ्री एंड फोर, जिसको हम वैलेंस इनके इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वन, टू, थ्री एंड फोर, और यहाँ पे भी आपने ऐसे ही एक, दो, तीन, चार पूरे कर दिए, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका मेन सेंटर्ड अट्रैक्शन वाला मैंने एक पार्टिकल, ये वाला मिडल वाला, इसके ऊपर हमारी अभी सर्च लाइट है, ये अब क्या करेगा, ये करेगा कि ये घुसते साथ ही या एंटर होते साथ ही अपनी क्रिस्टल के अंदर, बल्कि क्रिस्टल में पहले से एंटर ही था कि पूरी क्रिस्टल सिलिकॉन की है, ये अपने नेबर से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू करेगा। और ताल्लुकात कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि इसके आखिरी शय में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चार इलेक्ट्रॉन्स का बेटा प्रोसेस ये होता है कि इसको आठ चाहिए इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑक्टेट रूल को मुकम्मल करने के लिए। आप जानते हैं ना कि एवरीबडी वांट्स टू बी कंप्लीटेड, और वो ये चाहता है कि वो नोबल गैसेस की तरह, एथ ग्रुप के एलिमेंट्स की तरह, केमिस्ट्री अब आपकी यहाँ पे चल रही है, वो अपने आखिरी शल में आठ इलेक्ट्रॉन्स लाए, ऑक्टेट रूल को मुकम्मल करे, ताकि उसको किसी ना किसी एलिमेंट से रिएक्ट करने का मौका ना मिल सके। लेकिन ये अल्लाह की हिकमत है, बिकॉज अगर अल्लाह ताला सबके ऑक्टेट रूल को मुकम्मल कर देता और सबके आखिरी शल में आठ आठ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते, तो डेफिनेटली फिर कोई भी केमिकल आपका किसी भी केमिकल से दुनिया में रिएक्ट ना करता। तो फिर केमिस्ट्री के वजूद में आने के लिए ज़रूरी था कि किसी चीज़ को नामुकम्मल छोड़ा जाए ताकि वो रिएक्ट करे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी हिकमत है अल्लाह ताला की। अब यहाँ पे ये जो दरमियान वाला आपके पास एटम है, चार इसके अपने हैं, और ये चार इर्द गिर्द से इकट्ठे करेगा, तो ये एक बनाएगा बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है, क्योंकि ये शेयरिंग का बॉन्ड है, बिकॉज अगर मिडिल वाले सिलिकॉन को जरूरत है तो इसको भी जरूरत है, ये भी तो उसी का भाई है, साथ वाले को भी जरूरत है, ये भी वैसे ही है, नीचे वाला भी वैसे ही है, आपका राइट हैंड साइड का हमसाया भी वैसे ही है। तो ये अपना काम जितना भी है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड से चलाते हैं और ये शेयरिंग करते हैं, ठीक है। ये बन गया एक बॉन्ड, एक बॉन्ड ये बन गया, और आखिरी बॉन्ड ये बन गया। इस तरह से आपका जो मेन सेंटर्ड एलिमेंट था या मेन सेंटर्ड एटम था जिसके आप ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, वो अपने हमसायों के साथ चार कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। इस तरह से क्या होगा कि इसका भी एक ऑक्टेट रूल मुकम्मल होने की जो तमन्ना थी वो पूरी हो जाएगी, और जो साथ वाले हमसाए उनकी भी पूरी हो जाएगी, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और शेयरिंग के साथ इन सब का काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा होता है एक प्योर सेमीकंडक्टर की क्रिस्टल में, वेदर इट्स सिलिकॉन, वेदर इट्स कार्बन, वेदर इट्स जर्मेनियम, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि ये प्रोसेस बड़ा अच्छा चल रहा है, सब हैप्पी गो लकी आराम आराम से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये वाली जो क्रिस्टल है ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। क्यों फायदेमंद नहीं है? क्योंकि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे किसी भी किस्म के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री नजर नहीं आ रहे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो कि किसी बॉन्ड का हिस्सा ना हो, ठीक है। तो ये जो साइड वाले हैं ये मैंने दिखाए नहीं है, लेकिन ये भी अपने से जो आगे पीछे ऊपर नीचे को सिलिकॉन के एटम्स, लेट सपोज अगर इसी की बात कर लें, तो इसके इर्द गिर्द भी एक ऐसा ही हमसाया होगा, ऊपर नीचे भी होगा, दाएं बाएं भी होगा। तो ये भी यही काम कर रहा होगा जो कि इस वक्त मेन वाला कर रहा है, ये वाला दिस वन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है तो ये जरूर हो सकता है कि टेम्परेचर हाई हो, मैंने आपको कल भी बताया था। तो टेम्परेचर की वजह से कोई एक आध इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़कर एनर्जी को absorb करके टेम्परेचर से बाहर निकल है। लेकिन ये बहुत इक्का दुक्का केस है, यानी कि आटे में नमक के बराबर। वो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा जो कि अपना ऑर्बिट छोड़कर बाहर आ गया, क्यों बाहर आ गया? क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई है, उसका मौका लग गया, जैक लग गया, वो बाहर आ गया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो वो कहलाएगा। तो वो अपने पीछे क्या छोड़कर आएगा? वो अपने पीछे एक होल छोड़कर आ जाएगा यहाँ पर। ये होल ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर था, अब नहीं, ठीक है। लेकिन ये बहुत रेयर केस है, मीन्स कि आप सोचें कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके अपने ऑर्बिट्स को छोड़कर बाहर आएंगे। मिनिमम आप कह सकते हैं, आटे में नमक की एग्जाम्पल नहीं समझ में आती, जिसमें आटा बहुत ज्यादा होता है, नमक बहुत थोड़ा होता है। तो ऐसे अगर बहुत ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है हमारे पास, तो फिर ये चीज़ हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें, आपने देखा है कि आपके मोबाइल कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, टचिंग सिस्टम, अब तो मोबाइल आपके पास आ गया हुआ है, लैपटॉप आपके कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। तो तमाम जितने भी गैजेट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीन्स हैं, वो आपने देखा है कि बहुत रैपिड काम करती हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा चाहिए। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आपको चाहिए तो वो इस तरह से नहीं आएंगे, मीन्स कि हमें यहाँ पे अब मिलावट करनी पड़ेगी। तो यस, तो ये जो मिलावट का प्रोसेस है गर्ल्स, जो कि हम जानबूझ के इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, इसको हम कहते हैं डोपिंग, ठीक है। डोपिंग का जो वर्ड है आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि ये क्रिकेट मैचेस के अंदर आपने ये वर्ड शायद सुना हो कि डोप टेस्ट जो है वो प्लेयर्स के करवाए जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो प्लेयर्स स्टीरॉयड्स यूज़ करते हैं
उससे क्या होता है कि उनकी जो एफिशिएंसी है वो मैच के कुछ पोर्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मीन्स कि फॉर द टाइम बीइंग वक्ती तौर पर स्टीरॉयड्स की वजह से उनके जो ब्लड में उनका जो एक खास फैक्टर होता है वो उनको बहुत बूस्टअप कर देता है, जिससे उनकी एनर्जी में इजाफा हो जाता है। तो ये एक तरह से क्या कहना चीटिंग है उन प्लेयर्स के साथ जिन्होंने इस तरह के कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ को डोप टेस्ट से फिर फाइंड आउट करते हैं। तो डोपिंग का यहाँ पे भी आप मतलब कुछ कुछ वैसा ले सकते हैं कि ये प्रोसेस हम जानबूझ के करते हैं मिलावट वाला, ताकि हम अपनी चीज़ों की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। यहाँ पे उसको एक अच्छे मानों में खैर आप ले सकते हैं, बुरे मानों में नहीं। तो डोपिंग का जो प्रोसेस है वो एक मिलावट का प्रोसेस है। अब किस में आप किसकी मिलावट करेंगे, अब आप यहाँ पे गौर से देखिएगा। लेट सपोज के अगर यहाँ पे ये आपके पास चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि फोर्थ ग्रुप है, यहाँ पर आपके पास जो है वो थर्ड ग्रुप होगा लाइक दिस, और यहाँ पर आपके पास फिफ्थ ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन है, उसके बाद यहाँ पे सिलिकॉन है। ठीक है, मैं ऑर्डर का ख्याल नहीं रख रही, प्लीज अगर ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाए तो आप इसको एक्सक्यूज करें। केमिस्ट्री वाले बच्चे आप हैं, आप इसको समझ सकते हैं। थर्ड में हमारे पास आ जाता है बोरॉन और इंडियम और गैलियम या जी ए के साथ। जर्मेनियम जी होता है, गैलियम जी होता है, और एल्यूमिनियम भी होता है यहाँ पर। ठीक है, ऑर्डर में बार बार कह रही हूँ कि ठीक कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनमें जो पॉपुलर है वो आ जाता है आपका फॉस्फोरस, वो आ जाता है आपका एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी को हम एस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका आर्सेनिक, और उसके बाद आ जाता है आपका बिस्मथ। डेफिनेटली ऑर्डर मैंने खराब किया होगा, लेकिन आप इसको जो है वो देख सकते हैं। बिस्मथ को हम ये भी कहीं पर घुसा देते हैं। ठीक है, Pi, तो ये आपके फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर हम फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट दरमियान में इनके अंदर मिलावट हम करें फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की यहाँ से, तो इसको हम कहते हैं एन टाइप डोपिंग। ठीक है, एन टाइप डोपिंग क्यों कहते हैं ये मैं भी आपको बताऊंगी। तो ये जो एन टाइप डोपिंग है ये हमारे पास कहलाती है वो मिलावट जो कि हम फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की करते हैं, किसके अंदर, फोर्थ ग्रुप के प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम के अंदर। और अगर हम नेबरिंग में से थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करें तो ये हमारे पास बनती है पी टाइप डोपिंग। ठीक है, पी टाइप डोपिंग जो है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स की मिलावट से। ठीक है, ये थर्ड ग्रुप है हमारे पास। और अगर हम फिफ्थ ग्रुप की बात करें तो पांचवें ग्रुप के एलिमेंट से जो डोपिंग होगी वो होगी एन टाइप डोपिंग। अब ये पी टाइप और एन टाइप क्या चीज़ है ये भी आपको थोड़ी देर में मैं क्लियर करती हूँ। आप सबसे पहले देखें कि लेट सपोज के अगर मैं एक पांचवें ग्रुप के एलिमेंट उठाती हूँ, लेट सपोज के मैं यहाँ पर जो है वो फॉस्फोरस उठाती हूँ, और फॉस्फोरस को उठा के मैं यहाँ डालती हूँ सिलिकॉन के अंदर, तो अब यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब जिसको आपने जल्दी से देखना है। अब ये ख्याल रखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर एक डाल रही हूँ इसका फॉस्फोरस का एलिमेंट, तो उसका क्या मतलब है कि दरमियान में यहाँ पर अब फॉस्फोरस है। ठीक है, जब फास्फोरस की मिलावट हम कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि फास्फोरस जो है वो आया है एक खाते पीते घर से, यानी कि पांचवें ग्रुप से, और उसके आखिरी शेल में पांच पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो चार इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आते साथ ही वो पूरे कर लेगा। मतलब आप यूँ देखें कि जब एक नई जगह पे कम्युनिटी में कोई नई हमसाया आपके आते हैं तो वो हमेशा मोहल्लेदारों के साथ अच्छा बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं ताकि एक अच्छा इंप्रेशन कायम कर सकें। तो ये भी क्योंकि बिल्कुल ऑड है फास्फोरस इस पूरी सिलिकॉन की आबादी में, तो आते साथ ही ये राब्ते उस्तवार करेगा अपने नेबर से। एक इलेक्ट्रॉन ये अपना इसको देगा, साथ वाले हमसाए को, इधर वाले हमसाए को, इधर वाले हमसाए को, इधर वाले हमसाए को। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये चारों के चारों जो इसके एटम्स है ना, नेबरिंग एटम्स, वो तो सेटिस्फाइड हो गए कि भी इसने आते साथ ही बड़ा अच्छा इंप्रेशन बनाया फॉस्फोरस ने, और इसने हमें चार चार इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दिए। स्टिल अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ से मैं ये जगह क्लियर करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो इसके पास जो है स्टिल एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो पड़ा हुआ है, राइट। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है हमारे पास, ये क्या करेगा, डेफिनेटली ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है। और ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा कि ये आपका जो है वो बेसिकली आपके काम आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये इसका शेल हम बना रहे थे, इसका शेल मैंने रेड से बनाया था लाइक दिस। तो यहाँ पे अब पांच पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एक आखिरी इसका इलेक्ट्रॉन रह गया ना गर्ल्स, वो किसी भी बॉन्ड का हिस्सा नहीं बन सका। आप खुद चेक कर लें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बिजी, एक यहाँ एंगेज, एक यहाँ एंगेज, एक यहाँ एंगेज। ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया है ना, ये अब कैसे बिहेव करेगा, बिकॉज ये किसी बॉन्ड का हिस्सा नहीं है, ये बिहेव करेगा लाइक अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यही हमारा मकसद था, क्योंकि ये किसी बॉन्ड का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक एक फॉस्फोरस एटम को उठा के डोपिंग इसकी करते हैं पांचवें ग्रुप से सिलिकॉन के अंदर, चौथे ग्रुप के अंदर, तो डेफिनेटली हम एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ये है कि हम एक नेगेटिव मटेरियल को लेकर आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। इसको हम डोनर भी कहते हैं। तो इस किस्म की वजह से हम इसको एन टाइप डोपिंग कहते हैं। मीन्स कि एक ऐसे चीज को लाने की वजह बन रहा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो एन टाइप डोपिंग का मतलब ये है। अगर आप अब इसी चीज को थोड़ा सा रिवर्स कर लें और आप देखें कि
पी टाइप से मटेरियल कौन से आएंगे? तो पी टाइप से लेट सपोज अगर मैं बोरॉन को उठा के सिलिकॉन के अंदर डालती हूँ तो अब क्या होगा? अब ये होगा यहाँ पर गर्ल्स के, इसको अगेन हमें थोड़ा सा रेस करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पर लेकर आते हैं अपने बोरॉन को, तो उसके पास याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो खाता पीता नहीं है, मीन्स के थर्ड ग्रुप से आया है, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक तो इलेक्ट्रॉन उसने इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने उसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। यहाँ पर आपके पास, इसको मैं यहाँ पे पूरा रब करती हूँ और फिर हम इसको बनाते हैं, ठीक है? ओके। सो जनाब, अगर हम यहाँ पे देखें, एक सेकेंड जी, इसको मैं थोड़ा सा, जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें आप, तो ये बनेगा हमारे पास दरमियान में है जी बोरॉन, ठीक है? और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? तो आते साथ ही उसने क्या किया कि उसने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ शेयर किया, इस वाले हमसाये के साथ, सिलिकॉन के साथ शेयर किया, इसके साथ शेयर किया। लेकिन ये जो हमसाया है ना, ये थोड़ा सा महरूम रह गया, और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को पूरा नहीं कर पाया, बिकॉज उसके पास 3 थे। तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पे आई विश के इलेक्ट्रॉन होता, ये विश कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन है नहीं। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? होल, ठीक है? क्योंकि ये बॉन्ड अब आपका इनकम्प्लीट है। तो ये जो होल क्रिएट हुआ है, होल आपको मैंने क्या बताया था कि उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, कि जैसे उसके ऊपर एक ऑपोजिट चार्ज है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो होल पे क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो इस किस्म की चीज को हम क्या कहते हैं? पी टाइप ग्रुपिंग। क्योंकि यहाँ पर इसके थर्ड ग्रुप के एलिमेंट के आने से आपके मटेरियल के अंदर ऐसे एलिमेंट्स की तादाद बढ़ रही है जो कि पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स कि वो एक पॉजिटिव चार्ज को लाने की वजह बन रहे हैं। तो इस किस्म की डोपिंग को हम पी टाइप डोपिंग कहते हैं, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि पी टाइप डोपिंग क्या होती है और एन टाइप डोपिंग क्या होती है। एन टाइप डोपिंग में हम फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स में डालते हैं, नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बन जाता है हमारे पास। और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स को अगर हम फोर्थ ग्रुप में डालें तो नतीजतन एक होल हम लाने की वजह बन रहे हैं, कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है इस वक्त, और बॉन्ड इनकम्प्लीट है। तो इसकी वजह से ये आपका ये वाला जो पी टाइप मटेरियल है, ये एक्सेप्टर कहलाता है। एक्सेप्टर का मतलब ये है कि ये हमेशा इस इंतजार में रहता है कि कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है? और एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि इसका चौथा ऑर्बिट मुकम्मल हो जाएगा। और एन टाइप के अंदर हमें क्या लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये तो इसका तो कोई इशू नहीं है, इसलिए हम एन टाइप डोपिंग को हमेशा क्या कहते हैं? डोनर इम्प्योरिटी, बिकॉज वो हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन जो खाली पैर है उसको डोनेट करने के चक्रों में रहता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपके पास है। अब इससे क्या होगा पी टाइप डोपिंग के अंदर, कि जब हम होल यहाँ पे लेकर आ जाएंगे, तो इस होल को फिलअप करने के लिए गर्ल्स क्या होगा कि जो इर्द गिर्द के हमसाए हैं ना, वो एक्टिव हो जाएंगे। लेट सपोज कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आके इस होल को फिल करना चाहेगा, ठीक है? जब वो इस होल को फिल करेगा, क्योंकि ये होल उनकी अट्रैक्शन है, बिल्कुल वैसे जैसे कि इलेक्ट्रॉन बेताब होता है कि वो किसी पॉजिटिव चार्ज से मिल सके, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से उठ के यहाँ आएगा तो ये तो ऑर्बिट मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इसके नतीजे में यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको फिल करने के लिए ये अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन आ जाए और यहाँ पे इसको आके फिल कर दे, तो वही वाला होल यहाँ पर आ जाएगा। तो देखें, अगर आपको कुछ देर पहले की बात अगर आप देखें तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे होल पहले यहाँ था, उसके बाद आपको नजर आएगा कि होल यहाँ क्रिएट हो गया है, और उसके बाद आपको नजर आएगा कि जैसे होल यहाँ क्रिएट हो गया, तो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि होल मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। लेकिन आपको ऐसे अज्यूम और फील हो रहा है कि जैसे होल अपनी जगह बदलता चला जा रहा है। तो इस किस्म की जो मूवमेंट है उससे हमें ये assumption और फीलिंग आती है कि होल मूव करे, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा होता है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पे जा रहे हैं, तो आपको जो होल है वो इस ऑपोजिट साइड पे जाता हुआ नजर आए, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि होल्स भी एक कंडक्टिविटी का वजह और वसीला बन सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। तो सेमीकंडक्टर के अंदर हम दोनों तरह के एलिमेंट से काम चलाते हैं, होल से भी काम चलाते हैं और इलेक्ट्रॉन से भी काम चलाते हैं। ये इसके दो चार्ज कैरियर्स हैं, इसी वजह से सेमीकंडक्टर्स को बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक एक की बजाय दो दो चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं। चार्ज कैरियर्स कौन सी चीज़ें हैं? वो चीज़ें जो कि इलेक्ट्रॉन को, या सॉरी करंट को कंडक्ट करने की वजह बनती हैं। आपके वो मजदूर जो कि सामान उठाते हैं और आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, करंट को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का जो जरिया बनते हैं, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और वो आपके पॉजिटिव चार्ज होल्स भी हैं, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आपको सिर्फ सिर्फ सेमीकंडक्टर्स के अंदर एट अ टाइम मिलती। गॉट इट? अब ये जो डोपिंग वाला प्रोसेस हमारे पास आ गया, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास बनता है एक अदद सेमीकंडक्टर, ठीक है? और वो सेमीकंडक्टर क्या है, मैं इसको यहाँ पे बनाती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सेमीकंडक्टर की क्रिस्टल हम ले लें, ठीक है? तो सेमीकंडक्टर की क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे?
कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन नहीं होगा, डोपिंग भी हम करेंगे। अब अगर एक प्योर डोपिंग सॉरी एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लेकर मैं इस साइड पे उसकी पी टाइप डोपिंग कर दूं, ठीक है, यानी कि मैंने थर्ड ग्रुप से एलिमेंट को यहाँ पे डालना शुरू किया, और इस साइड पे मैं उसके फिफ्थ ग्रुप को डालना शुरू कर दूं, एन टाइप डोपिंग कर दूं, तो ये जो मैंने चीज बनाई है इसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन, ठीक है। जंक्शन क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इसके दरमियान में यहाँ पर आपको एक लाइन नजर आ रही है जहाँ पे आपका पी टाइप मटेरियल यानी कि सेमीकंडक्टर का वो पार्ट जिसमें आपने थर्ड ग्रुप की मिलावट की है, और एन टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टर का वो पार्ट जिसमें आपने फिफ्थ ग्रुप की मिलावट की है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन, और इसको हम डायोड भी कहते हैं। डायोड हमें हमेशा उस चीज को कहते हैं जिसके जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये पी एन जंक्शन डायोड बन गया, राइट। ये पी एन जंक्शन डायोड है, राइट। और डायोड इसलिए कह रहे हैं बिकॉज एक टर्मिनल हम यहाँ से निकालते हैं इसको जोड़ते हैं, एक टर्मिनल हम यहाँ से निकालते हैं इसको जोड़ते हैं, तो ये आपका डायोड यानी कि डाई मीन्स दो किनारों वाला वो चीज बन जाती है, ठीक है। तो ये आपका पी एन जंक्शन डायोड है, राइट गर्ल्स। ये हमारे पास पी एन जंक्शन बना। और अगर हम इसी चीज को उठा के ट्रांजिस्टर बनाना चाहें, तो ट्रांजिस्टर में अंदर ये चीज कैसे बन जाती है? ये चीज बन जाती है लाइक दिस। इसमें हम क्या करते हैं जनाब, इसके अंदर हम ये जो दो जंक्शन है ना, मतलब आपका जो यहाँ पे एक जंक्शन था उसको दो में कन्वर्ट करते हैं। लेट सपोज कि अगर ये पी जंक्शन था तो इसके दरम्यान में हम सैंडविच करेंगे एन को, और उसके बाद एक और जंक्शन हम उल्टा करके यहाँ पे लगाएंगे लाइक दिस। तो एक पी एन जंक्शन ये बन रहा है, एक पी एन जंक्शन ये बन रहा है। तो दो जंक्शन जब बैक टू बैक हम लगाते हैं, बैक टू बैक का मतलब है कि यहाँ पे पी एन और फिर यहाँ पे एन पी, जिस तरह के एन सैंडविच हो जाए पी के दरमियान में, तो इस चीज को जो मैंने बनाई है अभी इसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। ये वही ट्रांजिस्टर इस पे अलीशा और आयला आजकल काम कर रहे हैं। तो ये ट्रांजिस्टर इस तरीके से वजूद में आते हैं, ठीक है। उसको करने की वजह ये थी कि पेशावर में अगर हमसे कोई बहुत बारीक लेवल पे जाके सवाल होता है, और अगर एग्जामिनर हमें आपको आपको जज करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि उनको डीप अंडरस्टैंडिंग है ट्रांजिस्टर या जंक्शन डायोड की, तो कम से कम उनको ये बात बताओ, ठीक है। ट्रांजिस्टर के तीन लेग्स या तीन किनारे होते हैं, एक यहाँ से निकलता है, एक यहाँ से निकलता है, और एक यहाँ से निकलता है। इसका मतलब है इसको आप हमेशा उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पर तीन टर्मिनल्स होंगे। और बच्चे ये बात जानते हैं कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ट्रांजिस्टर की जो असल शक्ल है वो कैसी होती है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये वाली, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, आपके साथ मेरी स्क्रीन को शेयर हो रही है, ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपके ट्रांजिस्टर की असल शक्ल है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये आपको नजर आ रहा है, इसकी तीन लेग्स हैं। और ये BC547 ट्रांजिस्टर वो ट्रांजिस्टर है जो कि हमने अपने सर्किट में आज यूज किया फायर अलार्म के अंदर। इसका रीजन आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये बेसिकली इस्तेमाल होता है करंट एम्पलीफायर के लिए। करंट एम्पलीफायर मीन्स कि ये करंट को ज्यादा करता है। एम्पलीफायर हर उस चीज को हम कहते हैं जिसमें इनपुट कम होता है और आउटपुट ज्यादा होता है। जैसे आपके साउंड एम्पलीफायर्स होते हैं जिसमें आवाज कम आती है लेकिन आपको ज्यादा फिर सुनाई देती है आवाज, ठीक है। तो छोटी चीज को बड़ा करना एम्पलीफायर कहलाता है। क्विक स्विचिंग का मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्स करेगा। जैसे थर्मिस्टर में आपने देखा है कि जब आप फायर अलार्म में थर्मिस्टर के पास लाइटर को लेकर आते हैं तो उसके बाद आगे जो मैसेज पहुंचाना है बजर को कि आपने ऑन होना है, ये काम स्विचिंग के थ्रू कौन करेगा? आपका ये BC547 ट्रांजिस्टर, ठीक है। और उसके बाद पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन अभी आप ना करें, ये भी आपके मतलब की चीज़ नहीं है। देयरफॉर इफ यू नीड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ अ मोटर और एक्चुएटर अभी आपने काम नहीं किया इन सम ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, यू कैन सिंपली यूज दिस ट्रांजिस्टर टू अचीव इट। ये वजह है कि हमने BC547 को अपने प्रोजेक्ट में रखा है और उसको यूज किया, ठीक है। तो ये भी आप गूगल करके या नेट पे देख सकते हैं कि इसका बेसिक फंक्शन क्या है। मैं आपको इसके इमेजेस दिखा रही थी, बेसिकली आपके साथ सब पूरी सीख रही है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, तो इसके इमेजेस में आपने ये देख लिया कि इसकी जो शक्ल है वो बेसिकली ऐसी होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ उसका एक प्रॉपर, ये देख रहे हैं आप। ऐसा ही ट्रांजिस्टर आपने जो है वो यूज किया है, ठीक है। और ये आपके सामने है। सही हो गई बात। इसके जो है वो आपको पता है कि तीन पॉइंट्स होते हैं। जो इधर वाली साइड है, जिस अभी आपको मैंने PNP का बताया और वो बताया, तो इसको हम इमिटर, बेस और कलेक्टर कहते हैं, ठीक है। इमिटर क्या होता है, बेस क्या होता है और कलेक्टर क्या होता है, ये अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये चीज आप देख रहे हैं इस वक्त, इसकी जो ये वाली साइड है, ठीक है, BC547 की, उसमें से एक कलेक्टर होता है, एक बेस होता है और एक एमिटर होता है, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं इसको। और ये इसका सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये भी आपको मैं जल्दी से बताती हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो जनाब हम दोबारा से अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो व्हाइट बोर्ड के ऊपर जैसे कि आप इसको दोबारा देख रहे हैं कि क्या मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर का। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि आप NPN ट्रांजिस्टर की बात करें, तो NPN ट्रांजिस्टर कैसा होगा कि यहाँ पर साइड पे N वाले रीजन्स होंगे, दरमियान में आपका जो है वो P रीजन होगा, ठीक है, और सैंडविच हुआ हुआ, और यहाँ पर दोबारा से N रीजन होगा। नॉर्मली हम जो ट्रांजिस्टर गर्ल्स इस्तेमाल करते हैं वो ये NPN ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। तो NPN ट्रांजिस्टर की ज़्यादा वैल्यू है एज कम्पेयर टू PNP, बिकॉज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इसका फंक्शन जो है वो पहले के मुकाबले में अच्छा भी है, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मैंने तीन चीजें आपको बताई, अगर मैं आपको उसका सिंबल बताऊं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या है कि दरमियान में हमारे पास होती है यहाँ पर बेस जो हम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके जो तीन पार्ट्स है वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर दूं। इधर वाले हिस्से को हम कहते हैं एमिटर, जो बिल्कुल साइड वाला होता है, एमिटर। एमिटर हम उस हर चीज को कहते हैं, उस रीजन को जो कि अपने अंदर से कुछ निकालता है, एमिट करता है। इन दोनों के दरमियान में जो पतला सा रीजन है ये वाला, उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। और बिल्कुल साइड पे जो रीजन है उसको हम कहते हैं कलेक्टर, जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है। कलेक्टर डेफिनेटली किसी चीज को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ये आपका पहला ट्रांजिस्टर है पीएनपी। सिमिलरली यही वाली चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, इमिटर इधर होगा ई, ठीक है। बेस इनके दरमियान में होगा बी, और साइड पर होगा आपके पास कलेक्टर। ईबीसी स्टैंड्स फॉर इमिटर बेस एंड कलेक्टर, राइट। अब अगर मैं इसका सिंबल पीएनपी का सबसे पहले बनाऊं तो दरमियान में आपने एक बेस लाइन लगानी है, ठीक है। ये एक पार्ट, एक ये लाइन, इसको आपने वी नहीं बना देना, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये सिंबल बिल्कुल गलत है। ये दोनों खुले खुले हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है हम शो करें एमिटर के लिए, ये वाला जो पार्ट है हम शो करें कलेक्टर के लिए, और ये जो पार्ट है ये हम शो करते हैं बेस के लिए, ठीक है। और यहाँ से हम इसके तीन डायोड्स, ये सॉरी तीन लाइंस निकाल देते हैं। यहाँ पर अगर ये एमिटर है, ठीक है, ये आपका बेस है, और ये आपका कलेक्टर है, तो ये बन गया आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि बेस तो दरम्यान में वो तो आइडेंटिफाई हो रही है, हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द एमिटर एंड कलेक्टर। इस केस में अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसका एरो जो है वो क्या होगा, अंदर। अगर एरो यहाँ पे हम लगाएंगे तो एरो किस पे शो करेगा, एरो हमेशा एमिटर पर होता है, कलेक्टर पे नहीं होता। यानी कि एमिटर और कलेक्टर की पहचान क्या है कि एमिटर पे एरो होगा, कलेक्टर पे नहीं होगा, राइट। और अगर वो एरो अंदर है तो फिर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इसका सिंबल ड्रॉ करें तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ये एमिटर बना लें, इस साइड पर एमिटर हमेशा आपके लेफ्ट पर होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ये बेस हो गई, ठीक है। उसके बाद ये कलेक्टर आ गया, इसको आप स्ट्रेट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आ गया आपके पास ये एमिटर, राइट, ये चीज सही है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर आपका जो एरो है वो हमेशा बाहर होगा, तो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि एरो बाहर है या अंदर है। अभी ये जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कि BC547 में एरो आपका बाहर था। अगर इसी चीज को आप थोड़ा उल्टा कर लें जैसे वहां पे बना हुआ था, तो रोटेट करने का मतलब ये जैसे आप अपनी पिक्चर्स को नहीं रोटेट करते हैं बिल्कुल वैसे, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना दूं तो ये चीज यूं बन जाएगी, लाइक दिस। यहाँ पर अगर एरो बाहर की तरफ है, इस बेस के लिहाज से आपने इस लाइन को देखना है कि एरो आपका किधर है। तो एरो बाहर है तो ये एमिटर है, ठीक है, ये बेस है, और ये फिर आपका क्या है, कलेक्टर। तो अगर आप इसको फ्लिप कर लें, समझ रहे हैं ना मेरी बात, अगर आप इस पूरी फिगर को फ्लिप कर लें तो फिर ये वाली फिगर बन जाती है, ठीक है। लेकिन एरो बाहर है तो एनपीएन है, और एरो अंदर है तो पीएनपी है। उसकी रीजन अब ये होती है कि एनपीएन के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, बिकॉज ये फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट था। तो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट की वजह से जो ग्रुपिंग आप करेंगे, चाहे वो जो भी मटेरियल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बल्क में होंगे। इसलिए हम नॉर्मली इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। बेस के अंदर आपको पता है पी टाइप ग्रुपिंग है तो वहाँ पे होल्स होंगे, और क्योंकि इसका एरिया कम है तो यहाँ पे कम आपको होल्स नजर आएंगे। और कलेक्टर में भी क्योंकि एन टाइप ग्रुपिंग है तो यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के साथ याद रखिएगा मैं एक एरो लगाती हूँ बिकॉज ये मूव कर सकते हैं। और जो होल्स होते हैं उनके साथ में एक सिंपल सर्कल लगाती हूँ बिकॉज ये मूव नहीं कर सकते। और इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ये वाला E+ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, राइट। तो ये आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि वो क्या होता है। अगली बार जो एग्जामिनर्स आपसे पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन क्या होता है, पी एन जंक्शन जो आपने यहाँ पे बनाया था सेमीकंडक्टर में, सिमिलरली यहाँ पर दो जंक्शंस बन रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, इधर इधर, और एक यहाँ पर और एक इधर, ठीक है। अब ये जो दो जंक्शंस बन रहे हैं इनमें होता क्या है, ये जब ये दो जंक्शंस बनते हैं तो इनके दरमियान में एक रीजन बन जाता है इस तरह का, ठीक है। तो ये टाइम कम है इसलिए बहुत डिटेल में ही नहीं हम जाएंगे। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं, ठीक है। डिप्लीशन रीजन की एक साइड पर, पी साइड पर सारे के सारे नेगेटिव आयंस आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं ये हम क्लास में सीखेंगे। अभी आप सब इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं वो नोट कर लें। और एन टाइप साइड पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आते हैं, यानी कि ऑपोजिट साइड पर एन वाला जो नेगेटिव मटेरियल है वहां पे एक पॉजिटिव आयंस की लेयर आ जाएगी। रिमेंबर गर्ल्स के मैं आयंस की बात कर रही हूँ, आयंस इज समवट डिफरेंट, ठीक है। अभी उसका टाइम नहीं है, अभी आप मेन चीज पर फोकस करें। और पी टाइप मटेरियल में यहाँ पर एन टाइप यानी कि नेगेटिव आयंस की डोपिंग बन जाती है, या नेगेटिव आयंस की लेयर सॉरी बन जाती है, नॉट डोपिंग। तो पी टाइप साइड पर एन नेगेटिव आयंस की लेयर है, एन टाइप साइड पे पॉजिटिव आयंस की लेयर है, ठीक है। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। ये वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि एग्जामिनर्स आपसे पूछ सकते हैं, आपको इसमें फंसा सकते हैं, अल्लाह करे कि ना फंसाएं। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डिप्लीशन इसको कहते हैं लेयर या डिप्लीशन रीजन।
पूछ सकते हैं कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है। तो ये इसके वो की पॉइंट्स और इसके पेट किस्म के क्वेश्चंस हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में किए जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर दो दो पीएन जंक्शन होंगे तो दो दो डिप्लीशन लेयर होंगे, एक एमिटर और बेस के दरमियान में और एक बेस और कलेक्टर के दरमियान में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, जैसा BC547 आपने फायर अलार्म वाले सर्किट में यूज किया है, वो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ही है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतनी चीज काफी है ताकि आप लोग इसको क्विकली अंडरस्टैंड कर सकें। मैंने कोशिश की जो मेन मेन बातें थी हम डीप अंडरस्टैंडिंग की वो इस छोटे से लेक्चर में समाप्त कर सके। छोटा तो खैर नहीं रहा, लेकिन आप सफर में इसको सुनते हुए जाइए ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, सो आई होप सो इंशाल्लाह कि आप लोग वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें। हार जीत किस्मत की बात है, लेकिन परफॉर्मेंस हमारी हर सूरत जो है वो अच्छी होनी चाहिए। सो विश यू वेरी गुड लक। आपकी साथ ना सिर्फ आपकी क्लास की दुआएं मिली, बहुत सारी बंडल्स ऑफ प्रेयर्स हैं आपके लिए। अल्लाह ताला बहुत अच्छा करे इंशाल्लाह। एंड सी यू देन, कि आप खुश खुश और मुतमईन हो से वापस हैं। अल्लाह